हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ते हैं हिंदी कक्षा 12 उसका आरोह भाग 2। और हमारे चैप्टर का नाम है बाजार दर्शन। और बाजार दर्शन में हम दोस्तों देखेंगे कि नाम से ही बाज़ार का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि बाज़ार कितनी शॉपिंग करने वाली जगह है और बड़ी मतलब मन को प्रसन्न करने वाली जगह है, खुश करने वाली जगह है। लेकिन हमारा यह चैप्टर थोड़ा हटके है या उससे कुछ अलग है। इसमें हम देखेंगे कि बाज़ार में कुछ ही लोग हैं जो सच्ची में किसी चीज़ की ख़रीदारी करने जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैसों की बर्बादी करने जाते हैं। अब उनको जो बाज़ार है वो किस प्रकार उनको अपनी जो सजावट है उसकी उसकी सजावट को लेकर लुभा लेता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी से जुड़ी चीज़ों को जानेंगे। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो बाजार दर्शन है वो किसके द्वारा रचित है। तो दोस्तों हमारा जो बाजार दर्शन है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जैनेंद्र कुमार। प्रेमचंद के बाद यदि कहते हैं कि जो कहानीकारों में नाम आता है वो आता है हमारे जैनेंद्र कुमार का। ये जैनेंद्र कुमार हैं, 12th चैप्टर है। इसके अलावा इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? अलीगढ़। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और आप लोग जानते हैं कि अलीगढ़ की क्या चीज़ फेमस है? ताले। जिनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला। तो अलीगढ़ में क्या चीज़ फेमस है दोस्तों? ताले। तो इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? अलीगढ़ में। नेक्स्ट हम इनके अलग से जीवन परिचय जानेंगे। आइए हम अपनी जो चैप्टर है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बाजार दर्शन में हमें क्या दिखाया गया है? बाजार दर्शन में ये दिखाया गया है कि हम बेफिजूल माने बाज़ार जाकर बेफिजूल का अपना जो खर्चा है वो करते रहते हैं, जिससे हमारे पास जो एक महत्वपूर्ण चीज़ लेने के लिए जो कुछ भी पैसे होते थे उसको हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं या बेवजह ऐसे ही नुकसान कर देते हैं। ये यहाँ पर जो लेखक हैं वो बताते हैं कि उनका एक मित्र है, वो बाज़ार गया अपनी वाइफ के साथ कुछ एक चीज़ ख़रीदने के लिए। जब उधर से लौटा तो उन्होंने देखा कि वो इतने सारे शॉपिंग करके आए, बहुत सारे बंडल या बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के ले आए, जबकि उनको तो ये सारी ज़रूरत थी नहीं और ना ही इनको वह लेना चाहते थे। तो उन्होंने लेखक पूछते हैं कि ऐसा हो कैसे गया? तो एक और तो है, क्योंकि उनकी जेब में क्या था? पैसा। तो लेखक कहते हैं कि जब व्यक्ति का मन खाली होता है और जेब भरी होती है तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम मन से यह डिसाइड नहीं कर पाते क्या लें क्या नहीं लें। वह बाज़ार जाता और उसे बाज़ार की लुभाने वाली चीज़ें सारी की सारी वह पसंद कर लेता है और अधिक से अधिक बेफिजूल की चीज़ें भी खरीद कर आता है जो उसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लेखक क्या बताते हैं कि हमें बाज़ार जाते समय अपने माइंड में, अपने मन में यह पहले से ही निर्णय लेना चाहिए कि हमें बाज़ार जाना है तो क्या ख़रीदना है और बाज़ार किस लिए जा रहे हैं। उसके अलावा हमें अपना जैसी काम या हमारी जो शॉपिंग ख़रीदारी जैसी हो जाए उसके बाद हमें अपने घर आना चाहिए, ना कि उनकी जो बाज़ार की लुभावने वाली चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर लेखक एक बात और करते हैं, परचेजिंग पावर, कि जो पैसे वाले लोग हैं या जिनके पास पैसा है उनके पास एक चीज़ होती है, वो होती है परचेजिंग पावर, यानी कि चीज़ों को खरीदने की शक्ति। और चीज़ों की खरीदने की शक्ति के अलावा वह ये दिखाना भी चाहते हैं लोगों को कि हम पैसे वाले हैं, यानी कि हम अमीर लोग हैं। वो कैसे दिखाना चाहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे जो बैंकों में बैंक खाते उनमें करोड़ों लाखों रुपए जमा होंगे, लेकिन वो कोई कैसे मानेगा कि तुम्हारे खाते में करोड़ों लाखों रुपए जमा है? तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं कि अधिक से अधिक चीज़ें खरीदते हैं, हज़ारों लाखों की चीज़ें खरीदते हैं, जिससे कि सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ यह मतलब जो इंसान है, यह व्यक्ति है, पैसे वाला है। और यही दिखाने के चक्कर में वह बहुत सी चीज़ों को खरीदते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो लेखक है उनका एक मित्र है, वो शॉपिंग करने जाता है, ख़रीदारी करने, और उधर से आता है तो बहुत सी सारी चीज़ों को खरीद कर ले आता है। लेखक के पूछने पर वह कहता है कि हमारे साथ ये थी महात्मा
दैट मीन्स कि उनकी जो मतलब पत्नी से कह रहा है कि सब जो करा धरा है वो इनकी वजह से है, इन्होंने पूरे पैसे खर्च करा दे। यहाँ तक कि अब इनके जो लेखक के मित्र हैं वो उनके पास इतने भी पैसे नहीं बचते कि वह क्या करें, अपनी ट्रेन का जो टिकट है वो कटा लें, या उनके पास बहुत कम मात्रा में पैसे मतलब बचते हैं। जबकि लेखक ऐसा मानते हैं कि यह एक महिला पर या एक स्त्री पर थोपी गई एक दोष है या दोषारोपण है, जो कहा जाता है कि महिलाओं की वजह से शॉपिंग की जाती है। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो लेखक भी अपने विचार मतलब रखते हैं इसमें। इसके अलावा तो लेखक का एक मित्र है, वो क्या करता है कि एक चीज़ खरीदने जाता है और बाज़ार से बहुत सारी चीज़ों को खरीद कर लाता है। जबकि लेखक का दूसरा मित्र कैसा है, वो मतलब सुबह से या कहें कि दोपहर के और पहले से ही, यानी कि सुबह से ही बाज़ार जाता है और शाम तक बाज़ार को घूमते घूमते वह कुछ भी उधर से खरीद कर नहीं लाता। तो लेखक के पूछने पर वह कहता है कि सारी की सारी चीज़ें, यानी मुझे सारी की सारी चीज़ें ऐसी लगी कि ये सभी खरीदना चाहिए। मुझे बाज़ार जाकर ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे ऐसी कोई चीज़ हो जो मुझे नहीं खरीदना चाहिए। तो ऐसे लेखक कहता है कि उनका मित्र कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सभी की सभी चीज़ें हैं वो खरीद ली जाएं, इसी एवज़ में, इसी कारण मैं कोई भी चीज़ खरीद ना सका, क्योंकि मुझे ऐसी एक भी चीज़ नहीं लग रही थी कि वो चीज़ मैं क्या करूं, ना खरीदूं। तो लेखक दो प्रकार के लोगों की बात करता है। पहले तो ऐसे लोग जो बाज़ार जाकर अपना सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें क्या खरीदने आए थे और क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, और वहाँ जाकर वो क्या कर देते हैं, शॉपिंग करने या ख़रीदारी शुरू कर देते हैं और बेफिजूल की चीज़ें खरीद लाते हैं, और घर आकर वह रिग्रेट या पछतावा करते हैं कि अरे हमें ये चीज़ तो खरीदनी ही नहीं चाहिए थी, हमारी तो कोई मतलब की नहीं है, तो मन कर रहा था इसीलिए खरीद ली, लेकिन घर पर आने पर पता चलता है तो वह तो हमारे लिए मतलब बेवजह या फजूल की निकली, व्यर्थ में पैसे चले गए। तो दूसरी तरफ लेखक हमें यह भी बताते हैं कि उनके जानकारी में एक और मतलब व्यक्ति हैं या इंसान हैं जो उनका ऐसा मानना है कि बाज़ार पर जो कंट्रोल है या बाज़ार की जो लुभावनीपन को उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति को वो बताते हैं कि वह व्यक्ति है एक चूरन बेचने वाले, जो उनको लेखक कहता है कि मैं कई समय से या 10-15 सालों से देख रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि मतलब चूरन बेचने का काम करते हैं, और चूरन बेचने का काम एक फिक्स इनकम के लिए करते हैं। फिक्स इनकम के लिए, यानी कि एक निश्चित, यानी कि फ़िक्स टाइम पर घर से निकलते हैं और अपना जो प्रोडक्शन है या उसका चूरन का जो उत्पादन है वो केवल फिक्स करते हैं, या केवल उनका मकसद केवल और केवल 6 आने कमाना होता है। दोस्तों, जो एक चूरन बेचने वाले हैं, लेखक जिनका जिक्र करता है कि जो भगत जी के नाम से फेमस है, उनके सरनाम में भी चूरन लग जाता है, क्योंकि इतने फेमस हैं वो है अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, कि 6 आने पैसे कमाने के बाद उनका जो शेष चूरन बचता है वह बच्चों को क्या कर देते हैं दोस्तों, मुफ्त में दे देते हैं। मुफ्त में यानी फ्री में यूं ही बांट देते, इसी वैसे ही बांट देते हैं, और वह चूरन नहीं बेचते। तो वह चूरन केवल कितने पैसों के लिए बेचते हैं, 6 आने के लिए। पहले दोस्तों आने चलते थे, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और 100 पैसे, 1 पैसे की बात करें 1 पैसे में 3 आने होते हैं। तो ऐसे केवल 6 आने के लिए। और आपको दोस्तों पता हो कि 10 पैसे को 10 कहते थे, 20 पैसे को 20 कहते थे, और 25 पैसे को 54 कहते थे, और 50 पैसे को 58 कहते थे, और जो 75 पैसे हैं उनको 12 आना कहते थे, 12 आना, इस टाइप से। ऐसे मतलब पुरानी जो हमारी जो मुद्रा है, या अब जो छोटी मुद्रा है वो अब तो लगभग बंद हो चुकी है पूरी तरह से, लेकिन वहाँ पर उसी समय का जिक्र किया गया है कि जैसे ही भगत जी के पास, यहाँ पर भगत जी की बात कहेंगे, नॉर्मल इंसान है, कि जैसे भगत जी अपना चूरन बेचने आते हैं, जैसे उनके 6 आने उनके पास आ जाती हैं, यानी कि 6 आने का चूरन बेच लेते हैं, वह चूरन बच्चों को मुफ्त में दे जाते हैं, जितना शेष बचा रहता है, और उनको एक्स्ट्रा कुछ भी इनकम की ज़रूरत नहीं है। लेखक कहता है कि यदि वो चाहते कोई अपना अच्छा सा व्यापार करके या कोई गुण सीख लेते व्यापार करने का, तो आज ना जाने इनके पास क्या क्या नहीं होता। लेकिन उनके अंदर जो आत्मसंतुष्टि है वो लेखक कहता है कि ऐसी है कि यदि उनको बाज़ार से भी गुजरें वो या बाज़ार में भी जाएं,
तो वहाँ पर भी उन पर बाज़ार कोई भी असर नहीं कर पाया। बाज़ार का जो लुभावनापन है उन पर यानी भगत जी पर कोई भी असर नहीं करेगा। और उनका कहना कि एक बार जब मैं बाज़ार से गुजर रहा था तो भगत जी से मुलाकात हुई, मतलब बाज़ार में दिखे, यानी बाज़ार जाते भी थे वहाँ पर उनसे मुलाकात भी हो जाती थी कभी कभी। तो वो कहते हैं कि उनको बाज़ार को ऐसा नहीं कि वो देखते ना हो, बाज़ार को जैसे सब लोग अच्छी नज़रों से देखते हो वैसा देखते भी, और ऐसा नहीं कि उन्हें बाज़ार से कोई स्पेशली नफ़रत हो या कोई उन्हें मतलब गुस्सा हो उस बात से, नहीं, प्रेम से भरी नज़रों से बाज़ार को देखते भी। जो को भी उनको संबोधन करता, प्रणाम करता तो प्रणाम स्वीकार करके उसका मतलब जवाब भी देते, रिप्लाई भी करते, ऐसी भी कोई बात नहीं। और बाज़ार की हर एक चीज़ वो भी देखना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा मजाल है कि जो भगत जी हैं उनको बाज़ार अपने लुभावनेपन में जो उनका आकर्षण है उसे आकर्षित कर ले या जकड़ ले, वह है केवल, और लेखक कहते हैं कि जो भगत जी हैं केवल और केवल अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही खरीद कर आते हैं और पूरी बाज़ार में से घूम फिर कर वह है कुछ नहीं खरीदते या बाज़ार का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वह है जिस चीज़ को खरीदने जाते हैं केवल वही खरीद लाते हैं, वो भी एक नुक्कड़ की दुकान। नुक्कड़ दैट मीन्स कि ऐसी चीज़ें जो ऐसी चीज़ें मतलब ऐसी दुकानें जो थोड़ी गली जिससे चारों ओर गली गई हों, या इस टाइप की दुकानें। जैसे दैट मीन्स कि ए रोड गया है, इधर से ए रोड गया तो यहाँ पर एक चौराहा टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दुकान सजी होती है बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, चाय पानी हुई, नाश्ता वगैरह। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, या मतलब बाज़ार से हटकर कहीं गली मोहल्ले की जो मतलब एक जगह होती है वहाँ पर जो दुकानें रखते हैं उनको नुक्कड़ की दुकानें कहते हैं। तो ऐसे नुक्कड़ की दुकान पे से ही उनको यदि कुछ चीज़ खरीदनी हो तो लेखक बताते हैं, जैसे मान लो कि चूरन बनाते हैं वो सपोज दैट, तो उनको काला नमक चाहिए होता है तो काला नमक, इसके अलावा जीरा चाहिए होता है तो जीरा खरीद लाते हैं। और ऐसे दोस्तों उन पर बाज़ार का कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इसी बात को बताया गया दोस्तों कि बाज़ार दर्शन में एक और हमें अपने ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदना चाहिए। इसके अलावा जो व्यर्थ का मतलब हमारे पास जो पैसा है, पैसा व्यर्थ का नहीं होता, जो व्यर्थ करने के लिए है। तो लेखक यहाँ पर ये बात भी कहते हैं कि हम में से बहुत सारे जो बाज़ार की जो मान्यता है या बाज़ार की वैल्यूएशन है वो तो किसके यानी कौन सही अच्छे से मतलब अपनाता है, वो अपनाता है भगत जी जैसे लोग। जबकि कुछ लोग हैं वो तो खुद मतलब लेखक कहते हैं कि उनके लिए तो बाज़ार ऐसा लगता है कि बाज़ार जैसे उन्हें बुला रहा है कि आओ आओ मुझे लूटो, मुझे और लूटो, और वह चले जाते हैं और बाज़ार के लुभावनेपन में फंसकर या उसमें जो मार्केटिंग में उनकी बातों में आकर या उनकी जो सुंदर सजावट की चीज़ों को देखकर वह बेवजह या फिजूल की खरीदारी करके लाते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेखक बताते हैं कि ग्राहक बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि मानो एक दूसरे को ठगने की घात में हो। तो जो ग्राहक हैं वो सोचते हैं कि हमें कम कीमत पर चीज़ मिले, जबकि जो बेचक यानी व्यापारी लोग वो सोचते हैं कि हम इनसे पैसे कमाएं अर्थात इन्हें ठगें। तो एक दूसरे को मतलब हर कोई अपने अपने स्वार्थ में लगा हुआ है कि ग्राहक सोचता है कि हम कम पैसे में अधिक चीज़ या अच्छी चीज़ खरीद ले, जबकि जो बेचक होता है या व्यापारी होता है वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पैसों में कम से कम चीज़ दे जिससे हमें लाभ हो या उसको ठग ले। एक की हानि दूसरे का अपना लाभ दिखता है। ऑब्वियस है कि एक यदि ग्राहक को लाभ हुआ है किसी भी चीज़ में तो उसको किसको हानि हुई है, उसके जो दुकानदार होता है, जो व्यापारी होता है उसको हानि हुई होगी। या दुकानदार को लाभ हुआ है तो ऑब्वियस है कि उसकी जो हानि है वो किसको, रेसिप्रोकल होता है जो एक दूसरे का, इसकी जो हानि है वो किससे हुई होगी, ग्राहक को हुई हुई। तो एक दूसरे की जो अपोजिट है, बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है ऐसे बाज़ार को बीच में लेकर लोगों ने आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता। जबकि ऐसे में उन लोग जो आवश्यक चीज़ लेना चाहते हैं लेते हैं उनके लिए है बाज़ार है वो मतलब घात करने के जैसा होता है या चीटिंग करने के समान होता है। जबकि वही लोग तो
बाजार के सच्चे ग्राहक कहलाते हैं। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। कैसे बाजार लेखक कहते हैं कैसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, जो एक दूसरे को ठगने की होड़ में लगे हुए हैं और इस चक्कर में वह क्या करते हैं, चीज़ों को डुप्लीकेट या नकली सामान भी बेचते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि अर्थशास्त्र के सभी चीज़ें भी फेल हो जाती हैं। बाजार जाते हैं, घर से प्लान करके जाते हैं कि हम ये चीज़ करें, इकोनॉमिक्स यानी कि जो कहते हैं जैसे कि हम बस इतने पैसे इसमें खर्च करेंगे, इतने पैसे, लेकिन जैसे ही बाजार जाते हैं बाजार के लुभावने पर को देखकर हम ना जाने किस किस चीज़ को खरीद लाते हैं जो हमारे काम की होती भी नहीं है। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि हमारा वहाँ पर जो पूरा का पूरा अर्थशास्त्र सीखा है, अर्थशास्त्र के पैसों को कैसे खर्च करें कैसे खर्च नहीं करें, वो सारा का सारा धरा रह जाता है, पूरा का पूरा नीति शास्त्र कहलाता है। जबकि बाज़ार में बहुत सारी कंपटीशन होने की वजह से क्या हो गया है, कंपटीशन होने की वजह से बाज़ार में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो नकली यानी डुप्लीकेट हैं। अपने अधिक से अधिक सामान बेचने की होड़ में ऐसा जो उसके जो प्रोड्यूसर हैं या उसके जो उत्पादक हैं वो नकली चीज़ों को बेचते हैं। जैसे आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा दोस्तों कि हमें चीज़ की एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए कि एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई, या उसके प्राइस ठीक है कि नहीं, वजन ठीक है नहीं। जैसे भूलमार्ग एक चिन्ह होता है जो ऊनी वस्त्रों पर लगा होता है। एक हॉलमार्क होता है, हॉलमार्क। तो जो हॉलमार्क है वो क्या होता है, ऐसा मार्क होता है जो सोने के आभूषणों पर मतलब लगा होता है। इसके अलावा एक होता है ISI, ये होता है हमारे औद्योगिक यानी फैक्ट्री कारखाने कंपनियों से जो चीज़ें बन के आती हैं पैकेट बंद या मतलब मशीनरी, उनमें यह चिन्ह लगा होता है। इसके अलावा एक होता है हमारा एग मार्ग। तो एग मार्ग ये चिन्ह है एक कृषि उत्पादकों पर के जैसे खाद बीज या उससे जुड़ी सारी चीज़ें हैं तो उस पर ये एग मार्क लगा होता है। तो ये दोस्तों हमें यह है। इसके अलावा सरकार की कुछ कॉपरा है, ये मतलब उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक संस्था है जो हमें ग्राहकों को जागरूक करती है, जागरूकता से जोड़ती है। तो दोस्तों हमें मतलब बाज़ार जाते समय सभी चीज़ों का ध्यान करना चाहिए कि हम जिस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है कि जी भगत जी हैं वो उनके पास पैसा ना, वो पैसा चाहते नहीं, यानी कि पैसा उतना ही चाहते हैं क्योंकि उनके पास इनकम फिक्स है तो उनकी ख़रीदारी भी फिक्स है। जबकि कुछ लोग हैं वो बेवजह चीज़ों को ख़रीद लाते हैं। ऐसा ही हमारा ये दोस्तों चैप्टर था जिसमें जैसे आपके जी क्वेश्चन आंसर हैं हमारे जो इस टाइप से हैं कि मनुष्य का जादू चढ़ने और उतरने पर मन पर क्या असर पड़ता है। यहाँ पर वही क्वेश्चन की बात हो रही है कि जो मनुष्य है उस पर जो बाज़ार का क्या असर पड़ता है, वही असर पड़ता है कि बाज़ार की जो लुभावनापन है उसका जो सजावट है वो उसी पर डिपेंड करता है कि मार्केट जाकर वह क्या क्या खरीदेगा या क्या नहीं खरीदेगा। घर से वह जो कुछ भी डिफाइन या फाइनल करके गया हो, फिक्स करके गया हो, लेकिन जैसे ही बाज़ार की रौनक, बाज़ार की सुंदरता, बाज़ार की सजावट को देखता है उसकी सारी चीज़ें बदल जाती। यहाँ पर दोस्तों हम केवल इन क्वेश्चनों को थोड़ा पढ़ रहे हैं। हमारे जो ऑब्वियस उसके जो मतलब प्रोफेशनल आंसर हैं वो नहीं दे रहे हैं, जो आप तो थोड़ी बस समझ रहे हैं इनको हम। बाज़ार में भगत जी व्यक्तिगत का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है कि आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मदद। यहाँ पर आपसे पूछी जा रहा है यानी हम सभी से, क्या जो भगत जी हैं वो इस समाज में, सोसाइटी में शांति स्थापित करने के लिए मददगार हो सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वही तो भगत जी जो अपने काम से काम रखते हैं और वह उनके अंदर जो आत्मसंतुष्टि है, किसी प्रकार की कोई गिलानी नहीं, और एक उनका जो एक टारगेट है या फिक्स है कि जैसे उनके पास 6 आने या कोई फिक्स पैसे 6 आने आते हैं, वह अपना जो व्यापार है वो यानी छोटी सी जो मतलब जो बेचने का कार्य करते हैं चूरन, वो जैसे उनको 6 आने प्राप्त हो जाते हैं वह बच्चों को शेष बचा हुआ चूरन मुफ्त में दे जाते हैं। बाजारूपन से तात्पर्य क्या है? किसे कहते हैं बाजारूपन? कि जो बाज़ार की सजावट होती है यानी जो मार्केट यानी बाज़ार की सजावट होती है, उनका जो लुभावनापन होता है वही लुभावनेपन उसकी जो ग्राहक आता है, जो कस्टमर आता है, उसकी ख़रीदारी परचेजिंग पावर डिसाइड करता है कि वह क्या खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा। इसलिए बाज़ार में हम देखते हैं कि सभी चीज़ें हैं वो डेकोरेट सजा कर रखी जाती हैं, अच्छे से सुंदर करके रखी जाती हैं, जिससे कि कोई भी सामान खरीदने में माने हिचके नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मतलब उनका जो क्वेश्चन है
कि लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार भी आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है, कि हमारी जो आवश्यकता है वही हमारा शोषण बन जाती है। ऐसा मतलब अपने विचार से उनको बताइए कि आप ऐसे क्या रीज़न रखेंगे, क्या कारण देंगे जिससे हमें लगे कि हमारी आवश्यकता ही हमारा शोषण करा रही है, तो क्या करें। ऐसा होता है दोस्तों काला बाजारी, जैसे हम काला बाजार कहते हैं, काला यानी ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजार काला बाजार या काली बाजारी जो क्या होती है ब्लैक मार्केटिंग दोस्तों, ये होता है कि जो दुकानदार या व्यापारी लोग हैं किसी चीज़ का अभाव ना होकर उस चीज़ का जानबूझकर पैदा कर देते हैं। जैसे सपोज दैट कि बाहर से शक्कर आती जा रही है, बड़े बड़े गोडाउन्स में वो रखते जा रहे हैं, लेकिन ग्राहकों को बेच नहीं रहे, रखते जा रहे हैं, रखते उनके जो गोडाउन्स हैं उनमें छिपाते जा रहे हैं। और ऊपर से जो शक्कर है, ऊपर से नहीं, बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं वहाँ से तो शक्कर आ रही है, सरकार को भी लग रहा है कि शक्कर की कोई कमी नहीं, शुगर की, लेकिन ग्राहक जब लेने जाता है तो उसे कह दिया जाता है कि हम अब शक्कर ऊपर से आ नहीं रही, इसीलिए शक्कर की कमी है। और जब वह 10-15 दिन या 15-20 दिन मतलब त्राहिमाम मचा देता है पूरी तरह से, मतलब घबराने लगता है, अरे शक्कर नहीं है, तो क्या करेगा कि वह कहेगा शक्कर ठीक है, आप मतलब फिर 10-15 दिन में वह बताएगा कि हाँ शक्कर आ चुकी है, लेकिन महंगी आई है शक्कर, तो आपको महंगी लेना पड़ेगा। तो वह सपोज दैट कि जो 40 रुपये प्रति किलो मिलती होगी उसको वो 60 या 70 में देगा, क्योंकि वह ऐसा उसने एक भ्रम पैदा कर दिया है कि शक्कर उसे भी महंगी मिली है, इसीलिए ग्राहकों को भी वह महंगी देगा। इसके अलावा इसमें कह रहा है स्त्री माया न जोड़े, तो यहाँ पर माया शब्द क्या है, माया यानी कि धन पैसा। इसमें कहा गया स्त्री माया न जोड़े, तो क्या मैं जोड़ूँ, ऐसा लेखक ने कहा था एक बार। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया कि जो स्त्रियां हैं वो पैसे जोड़ने का काम करती हैं पुरुषों से ज़्यादा, ऐसा मतलब स्त्रियों के बारे में आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, जो कुछ भी पैसा जोड़ने या माया को जोड़ने का कार्य स्त्रियों से कराया जाता है वो ये बात सच है कि वो करती हैं, लेकिन कौन ये क्या है कि उनकी जो परिस्थितियाँ उनकी मजबूरियाँ कराती हैं। वो जानती हैं कि घर में कभी हालात बिगड़ जाएं या कुछ ऐसी ज़रूरत आ जाए तो उस समय पे पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि जो पुरुष लोग हैं उनके पास जो पैसे स्टेबल कम होते हैं या खर्च हो जाते हैं, तो स्त्रियों का जो डिपॉजिट मनी है वो अच्छे से उस समय इमरजेंसी फंड के रूप में काम आ सकती है। इसीलिए स्त्रियां कहते हैं कि पैसा जोड़ती हैं, पैसा जोड़ती नहीं, पैसा जुड़वाया जाता है। उनकी अपनी वह फ्यूचर देखती हैं, भविष्य देखती हैं, और अपनी जो ये कहें कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, उनको ध्यान में रखकर उन्हें पैसों को जोड़ना पड़ता है या थोड़ा उनको मतलब सेविंग करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत सुपर उस मतलब एक विजयदान एक लेखक थे, उनकी एक कहानी है दुबदा, जिस पर एक मूवी बनी है पहेली। उसकी एक छोटा सा एक यहाँ पर एक सीन दिया है या एक क्लिप आर्ट दी है। तो सबसे पहले हम दोस्तों आपको बता दें कि किसी टाइप की एक और स्टोरी है कि एक मतलब जो भेड़ बकरी यानी भेड़ें चराने वाला एक लड़का था। वह क्या करता है कि डेली यानी प्रतिदिन भेड़ें चराने जाता है, तो एक बड़े महल के पास से गुजरता है, तो वहाँ पर देखता है कि एक बड़े ऊंचे सुपर यानी सुंदर महल की जो छत होती है उस पर एक मतलब जो लड़की है, सुंदर लड़की है, वो खड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे जो पिलर खड़े हैं, और वह निकलता है तो जो भेड़ों को चराने जाता है तो वह कहता जाता है कि ऊंचे ऊंचे महल और बापे ऊंचे खम्मा ताव ऊपर गोरी खड़ी है, ऐसा मतलब एक पूरा उनकी लैंग्वेज मतलब कहता है। तो वह जो लड़की है उस लड़की से इम्प्रेस हो जाती है और वह उस लड़की को बहुत ही पसंद करने लगती है, लेकिन वह जो लड़का है वो केवल और केवल अपने काम से यानी कि भेड़ चराने मस्त रहता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक बार वह लड़की से प्रॉमिस करती है कि वह ज़रूर मतलब उससे मिलने आएगी किसी ना किसी दिन, ऐसा मतलब वादा करती है। तो जो लड़का है वो एक दिन मतलब रात्रि में सो रहा होता है। वो क्या है कि जो भेड़ है और जहाँ पर भेड़ बंधी होती है उसके जस्ट बीच में अपनी जो चारपाई खटिया है उसको बिछाकर सो रहा होता है, और मतलब जो उसका जो कंबल है या जो ओढ़ने का जो कपड़ा है वह ओढ़े रहता है, और भेड़ें हैं वो चारों तरफ से उस कपड़े को
मुँह से मतलब खींचती रहती हैं। तो जो लड़का समझता है कि ये भेड़ें मुझे सोने नहीं देती हैं और बार बार डिस्टर्ब करती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एक दिन वह लड़की उस लड़के से मिलने आती है, उस जो बरेदिया या भेड़ चराने वाला लड़का था। तो वहाँ पर जैसे ही आते हैं तो वो उसका जो कंबल खींचती है, बहुत कंबल खींचती है, लेकिन वह बार बार उस कंबल को जकड़े रहता है या पकड़े रहता है। वह नींद नहीं खोलता, क्योंकि वह उसको ऐसा लगता है कि जो भेड़ें हैं वो भेड़ें ही उसका जो कंबल है वो खींच रही हैं, उसे सोने नहीं दे रही हैं। और बहुत मतलब जगाने के बाद या कंबल खींचने के बाद वह लड़का जगता नहीं है। तो वह लड़की अपनी एक सुंदर अंगूठी उस लड़के के जो कंबल होता है या उसका जो ओढ़ने का कपड़ा होता है उसमें बांध जाती। जैसे ही सुबह जगता है वह बहुत जो लड़का है वो बहुत पछताता है कि क्या मेरे साथ क्या हो गया। खैर वो और भी है स्टोरी, अभी फ़िलहाल ये समझते हैं कि इसमें एक मतलब एक लड़का है, वह किसी का कोई कार यानी कोई मतलब काम यानी मदद कर देता है। तो उसको एक सोने की अंगूठी दी जाती है। तो वहाँ पर ऐसा देखिए बताते हैं कि जो लड़का किस टाइप काली दाढ़ी के बीच यहाँ पर जो लड़का है वो क्या करता है कि बरेदिया यानी कि जो भेड़ वगैरह चराने का कार्य करता है, डोंट माइंड इट। तो दाढ़ी काली दाढ़ी है उसकी, जबकि ब्रश वगैरह रेगुलर ना करता हो। तो पीले दांतों की हंसी हंसते हुए बोला, मैं कोई, तो उसको क्या है किसी ने गिफ्ट में अंगूठी दी हो, तो मैं कोई राजा नहीं जो न्याय की कीमत वसूल करूं। मैंने तो अटका हुआ काम निकाल दिया, और यह अंगूठी मेरे किस काम की। तो वह अंगूठी लेने से मना कर देता है और कहता है कि यह तो ना तो मेरे अंगुलियों में आती है ना तड़े में, यानी कि मुझे इससे की कोई ज़रूरत नहीं है, वह मेरे लिए सूटेबल भी नहीं। और बताता है कि वो अपनी मतलब जो भोलापन बताता है कि वह इस मतलब किसी भी चीज़ से मतलब नहीं उसे। मेरी भेड़ें भी मेरी तरह गंवार है। गंवार है का मतलब वह अपना काम से काम रखती हैं। यहाँ पर गंवार शब्द एक पॉजिटिव वर्ड है। मेरी भेड़ें भी मेरी तरह गंवार हैं, घास तो खाती हैं पर सोना सूंघती तक नहीं। बेकार की वस्तुएं तुम अमीरों को ही शोभा देती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लड़के के अंदर जो आत्मसंतुष्टि है वो यहाँ पर ये रिलेटिव उसी से जुड़ा एक अंश था, जिसमें जो भगत जी हैं तो उनको भी बेवजह की फिजूली चीज़ें नहीं चाहिए थी। तो इसी प्रकार एक जो लड़का है जो बरेदिया है या भेड़ चराने वाला है, वह भी कहता है कि मुझे सोने की अंगूठी से कोई मतलब नहीं, और ये तो बेकार की चीज़ें किसको शोभा देती हैं, अमीरों को। यानी कि दैट मीन्स कि वह उसे कुछ भी नहीं चाहिए जो उसके काम की नहीं हुआ है, तो अपने काम से काम रखता है और उसमें मस्त है। इसके अलावा कबीर साहब का यह है दोहा भी दिया है कि उनकी मतलब मन है वो कैसे एकदम शांत और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता गई, यानी चाह किसी भी चीज़ की चाह नहीं है उन्हें, चिंता गई और किसी प्रकार की परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, वरी नहीं। मनुआ बेपरवाह है, मनुआ यानी कि मन भी अब बेपरवाह है, उसे किसी चीज़ की कोई चिंता परवाह या फिक्र नहीं है। जाके कछु न चाहिए सो ही शहंशाह है। और कबीर साहब कहते हैं कि जिसको इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी उम्मीद नहीं है, वही संसार में शहंशाह है, राजा है, अर्थात उसके समान फिर कोई नहीं है। यानी कि वही एक आत्मसंतुष्टि या महान है। यानी कि कहते हैं कि चाह भी गई चिंता, यानी किसी प्रकार की कोई चाहना न रखो, किसी प्रकार की कोई चिंता न हो, मन बेपरवाह हो, और जिसकी हृदय में एक कुछ ही नहीं चाहिए, यानी ऐसे व्यक्ति को जाके कछु नहीं चाहिए, जिस व्यक्ति को ये कुछ नहीं चाहिए अर्थात संसार में कोई उम्मीद नहीं की है, वही शहंशाह है, अर्थात वही व्यक्ति राजा है, वही समझो कि सही तरीके से लाइफ को जी रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा कक्षा 12 की हिंदी आरो भाग 2 का चैप्टर, जो बाजार दर्शन जयनंद कुमार द्वारा लिखा गया है। बेहतरीन एक इसमें हमें बाज़ार की एक अलग ही छवि देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको हमारा यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इससे जुड़े और भी जो 12th या हमारी जो स्टडी से जुड़ी कोई भी मटेरियल्स या वीडियोज़ क्लासें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।